मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। पाठ एक समाज, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इस पाठ का अध्ययन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे समाज की अवधारणा। पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे? समाज की अवधारणा। समाज की अवधारणा को समझने के लिए इसे निम्नांकित में विभाजित किया गया, माने कई भागों में बांटा गया। उस आधार पर हम लोग समाज की अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समाज का सामान्य अर्थ, यानी समाज का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो जो पहली अवधारणा है समाज का सामान्य अर्थ, यानी इसके आधार पर देखेंगे समाज क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पर व्यक्तियों का समूह पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? समाज कहा जाता है। जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के संगठन को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। कहा गया कि यह व्यक्तियों के समूह के लिए होता है। जब एक से अधिक व्यक्ति का कहीं संगठन होता है तो उसे भी हम लोग क्या, उस संगठन को व्यक्त करने के लिए या संबोधित करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? समाज शब्द का। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई समाज आदि। माने जहाँ पर माने एक से अधिक व्यक्ति जाकर वहाँ पर जुड़ते हैं, संगठित मतलब जुड़ना, तो ऐसे समूह को भी हम लोग क्या कहेंगे? समाज। जहाँ व्यक्तियों के समूह को भी क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। यह तो समाज का क्या हुआ? सामान्य अर्थ। यह सामान्य अर्थ माने जब व्यक्तियों द्वारा एक समूह बनता है तो उसे हम समाज कहते हैं। या एक से अधिक व्यक्ति जब कहीं संगठित होते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी उसे क्या कहा जाता है? समाज। उसको जैसे आर्य समाज, ईसाई माने कोई भी देखेंगे, कोई संस्था होता है, धार्मिक संस्थाएं होती हैं तो उसमें लोग जुड़ते हैं तो उसे भी क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। तो यह तो हम लोग जो अवधारणा देख लिए कि समाज की किसके सामान्य अर्थ में। अब हम लोग देखेंगे समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होता है। वह तो सामान्य अर्थ होता है, लेकिन यह समाजशास्त्रीय अर्थ में क्या होता है? समाज, जब समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य व्यक्तियों का समूह ना होकर उसके बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था से है। इसके पहले हम लोग देख लिए कि जब व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जबकि समाजशास्त्रियों के अनुसार कहा जाता है नहीं, जो उनके बीच संबंध होते हैं उसको समाज कहा जाता है। तो इस प्रकार समाज एक व्यवस्था है। इसमें हम लोग मैकाइवर और पेज ने इसलिए कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस तरह से समाजशास्त्र के अनुसार देखेंगे, जबकि सामान्य अर्थ में उसकी अवधारणा क्या है या समाज की क्या अर्थ हुआ, तो वह है कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। और जब एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति कहीं जुड़ते हैं, किसी संगठन से जुड़ते हैं, तभी उसे व्यक्त करने के लिए हम समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि समाजशास्त्रीय अर्थ में इसे क्या कहा गया कि जब उन व्यक्तियों के बीच, माने जहाँ भी व्यक्ति का समूह बना है उन व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? समाज कहता है। तो प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री देखेंगे मैकाइवर और पेज ने भी कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी संबंध, जो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। या तो हम लोग देख लिए समाज की अवधारणा। अब हम लोग देखेंगे समाज की परिभाषा। तो उसके ऊपर भी परिभाषा एक देख लिए मैकाइवर और पेज के अनुसार कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसे भी एक परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसके अनुसार? मैकाइवर और पेज के अनुसार। और अगला जो हम लोग देखेंगे समाज की परिभाषा, वह बोगार्डस के अनुसार। यह भी एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने अपना एक विचार दिया या समाज की परिभाषा दिए हैं, जिसको हम लोग देख लें। समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है
जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है। मैंने कहा गया कि वोगार्डस ने कहा कि ऐसा एक समूह है जिसमें सभी जो मानवीय रुचि होती है उसमें समानता देखने को मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समाज। जबकि ऊपर क्या गया कि है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि इन्होंने कहा कि जहाँ पर मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है, माने ऐसा एक समूह है जिसमें सभी की रुचियाँ एक जैसी हों, तो उसी को क्या कहा जाता है, समाज। तो इस तरह से हम लोग समाज की परिभाषा वोगार्डस के अनुसार देख लिए। चार्ल्स कूले के अनुसार भी हम लोग देखेंगे समाज की परिभाषा। समाज प्रक्रियाओं या स्वरूपों का एक जटिल ढांचा है जिसमें से सभी व्यक्ति जीवित रहते हुए दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए विकसित होते हैं। इसमें देखिए, जबकि मैकाइवर और पेज ने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, वोगार्डस ने कहा कि जहाँ माने समूहों में देखेंगे किसी तरह से आपसी जो संबंध होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, समाज कहा था। जबकि चार्ल्स कूले के अनुसार देखेंगे हम लोग कि यह कहे कि जो प्रक्रियाओं स्वरूपों में एक जटिल ढांचा है जिसमें सभी जीवित जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, यानी अंतःक्रिया करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे समाज कहते हैं। तो इस तरह से चार्ल्स कूले के अनुसार हम लोग समाज की परिभाषा देख लिए। सबसे पहले हम लोग मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जबकि वोगार्डस कहते हैं कि जब समूह में सभी की रुचियां एक समान होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जबकि चार्ल्स कूले ने क्या कहा कि जब वह जीवित व्यक्तियों की अंतःक्रियाएँ होती हैं आपस में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समाज की अवधारणा देख लिए और समाज की क्या देख लिए, परिभाषा देख लिए। अब समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। समाज की प्रमुख विशेषताएं, समाज की प्रमुख विशेषताएं या तत्वों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह से सबसे पहला देखेंगे जो विशेषता है, समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, यह तो उन व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। वह मूर्त नहीं है, इसलिए समाज अमूर्त है। इस तरह से देखेंगे सबसे पहली जो विशेषता है समाज की, वह कि समाज अमूर्त होता है। क्यों अमूर्त होता है, माने इसलिए अमूर्त होता है कि उसे न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे क्या माना जाता है, अमूर्त, माने जो दिखाई न दे। मूर्त क्या होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो उसे हम मूर्त कहेंगे। जिसको हम छू और देख नहीं सकते तो उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त। तो इस तरह से समाज की अब पहली क्या है, विशेषता मानी गई है कि यह क्या है, अमूर्त है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो दूसरी इसकी विशेषता मानी गई है, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि यह मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज की परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज केवल मानव प्राणियों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि समाज पशुओं में भी पाया जाता है। चींटियों, मधुमक्खियों में भी प्रशंसनीय सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्री अर्थों में समाज का अर्थ सिर्फ मनुष्य समाज से ही नहीं। तो इस तरह से समाज की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि यह जो समाज है मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। जैसे इसके आधार पर स्पष्ट किया जाता है कि यह पशुओं में भी पाया जाता है। समाज जो होता है, समूह माने जो होता है वह जैसे देख लेंगे चींटियों में, मधुमक्खियों में ऐसे स्थितियां या समूह देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं समाज की यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि यह मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, यह पशुओं में भी पाया जाता है। अगली जो विशेषता है वह है समाज में सहयोग और संघर्ष। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका सामाजिक जीवन सहयोग पर आधारित है। इस सहयोग के द्वारा ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सहयोग दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष सहयोग तथा अप्रत्यक्ष सहयोग। तो इस तरह से देखेंगे
कि समाज की एक यह भी विशेषता होती है कि इसमें सहयोग और संघर्ष दोनों देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखेंगे कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसे सहयोग की, और संघर्ष देखेंगे कार्य को लेकर भी एक दूसरे में संघर्ष या प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। तो इस तरह से सहयोग भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष। माने प्रत्यक्ष क्या होता है, जब हम स्वयं किसी का सहयोग करते हैं उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे, और जब हम किसी दूसरे तरीके से उसका किसी व्यक्ति का सहयोग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे, अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। समाज में समानता के साथ साथ असमानता भी पाई जाती है। उसी प्रकार समाज में सहयोग के साथ ही संघर्ष भी पाया जाता है। संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। संघर्ष जब माने प्रत्यक्ष रूप से जो कार्य किया जाता है या जो संघर्ष किया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष संघर्ष कहेंगे, जो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है उसे अप्रत्यक्ष संघर्ष करेंगे। क्योंकि समानता और असमानता भी समाज में देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखेंगे हम कह सकते हैं समाज की एक यह भी विशेषता है, समाज में सहयोग और संघर्ष की भावना भी देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता है वह देखेंगे हम लोग, अगली विशेषता समाज में समानता और असमानता। समानता समाज का भौतिक तत्व है। समानता और समानता की भावना के अभाव में साथ होने की भावना की पारस्परिक मान्यता नहीं हो सकती। मनुष्य की शारीरिक बनावट समान है, अतः उनकी आवश्यकताएं भी समान है। समाज में समानता आवश्यक, उसी प्रकार से समानता भी आवश्यक है। समानता के अभाव में समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इस तरह से देखते हैं कि समाज की एक यह भी विशेषता मानी जाती है कि समाज में समानता और असमानता दोनों देखने को मिलती है। क्योंकि जो देखेंगे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें या भावनाओं में भी पारस्परिक या मान्यता होती है कि इस जैसे मनुष्य की शारीरिक बनावट समान होती है तो उनकी आवश्यकताएं भी क्या है, समान है। और उसी तरह से देखेंगे कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं बनावट के आधार पर या उनके कार्य के आधार पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में दोनों तरह की स्थितियां होती हैं, समानता भी देखने के लिए मिलती है और असमानता भी। जैसे बनावट के आधार पर भी देख सकते हैं, कुछ शरीर में बनावट के आधार पर भी अंतर देखने होते हैं, कार्य के आधार पर भी, और कुछ ऐसी प्रकृति के आधार पर उनके अंदर असमानता देखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में समानता और असमानता दोनों देखने को मिलती है। इस तरह से इसकी यह भी एक विशेषता मानी जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसमें हम लोग देख लिए कि समाज की अवधारणा क्या होती है, समाज की परिभाषा क्या होती है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। अब अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे।